हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 32 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 32 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मात्रा के आधार पर पूछा गया है तो यहाँ पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार में देखेंगे, पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहाने लगी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए बेसिकली यहाँ पे दिया गया उपयुक्त विराम चिन्ह आपको लगाना है। इसमें जो यहाँ पे वाक्य दिया गया है उसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है। कौन सा विराम चिन्ह सही है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो सवेरा हुआ दिया गया है इसी के बाद आपका लगेगा यहाँ पे अल्प विराम। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आपका अल्प विराम होता है। तो अल्प विराम लगने वाला अल्प विराम देखेंगे डी वाले में दिया गया है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी को यहाँ पर क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का कि हवा कैसा शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो हवा शब्द है यह संज्ञा है। संज्ञा देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मैं शब्द लगा हुआ है बी वाले ऑप्शन में। जो यहाँ पे मैं शब्द लगा हुआ है यह क्या है, यह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम में क्या क्या आता है। सर्वनाम में देखेंगे आप लोग, मैं आता है, तुम आता है, आप आता है, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो इसमें देखेंगे मैं शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो बी वाले में प्रयोग हुआ है। तो बी वाला राइट आंसर होगा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विशेष से होता है, विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, प्रश्न की इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो यह भूतकालिक रूप में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाले में दिया गया है। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पर है प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो प्रतिदिन दिया गया है उसी को अंडरलाइन किया गया है, उसी को रेखांकित किया गया है, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिदिन अव्यय शब्द होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अव्यय दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। अव्यय का मतलब होता है कि उस पर जो यहाँ पे कारक हो गया, पुरुष हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब वह बदलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कुमार का कुमारी हो जाएगा, यह तो आपका सही दिया गया है। दूसरा असंगत यहाँ पे पूछा जा रहा है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताना है, मतलब गलत वाला बताना है। दास का दासिन दिया गया, यही गलत हो जाएगा। दास का क्या होता है, दास का यहाँ पे जो स्त्रीलिंग में होता है
वह होता है दासी होता है, और यहाँ पे दासी ने लिखा गया है, तो यह क्या है, गलत है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, गलत वाला ही बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी है, उसको भी चेक कर लीजिएगा। जैसे तरुण का तरुड़ी होता है, सुंदर का सुंदरी तो होता ही है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यह प्रश्न आपको कराया गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है। हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सामान्य भूतकाल का यहाँ पे क्या है, वाक्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि यह सामान्य भूतकाल का यहाँ पे वाक्य है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भाव के अनुसार यहाँ पे क्रिया लग रही है, तो भाववाच्य होगा। भाववाच्य सी वाले में दिया गया, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। कर्ता के अनुसार अगर क्रिया लगेगी तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म के अनुसार लग रही है तो कर्मवाच्य, भाव के अनुसार लग रही है तो भाववाच्य। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, तो इसमें कारक हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए वाले में दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्रश्न की निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया तद्भव नहीं है। 8 दिया गया है, 8 क्या है, 8 तो आपका यहाँ पे तद्भव हो, क्योंकि इसका जो यहाँ पे तत्सम होता है वह अष्ट होता है, यहाँ पे यह तो आपका तद्भव है। इसके बाद आम दिया गया, आम भी आपका क्या है, यह भी तद्भव ही है, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है। यह भी आपका यहाँ पे क्या है, तद्भव। इसका यहाँ पे जो तत्सम होता है वह आम्र होता है। इसके बाद आधा भी क्या है, तद्भव है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो यहाँ पे तत्सम होता है वह होता है अर्ध होता है, अर्ध होता है। और यहाँ पे अग्नि लिखा गया, अग्नि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है। यह क्या है, तत्सम शब्द। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि तद्भव नहीं है, नहीं एक मतलब जो तत्सम हो, तो यहाँ पे क्या होगा, अग्नि हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर होगा, यह आपका तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से यहाँ पे नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा निगम शब्द में, निगम में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग किसने कहते हैं कि कोई ऐसा शब्द हो, ऐसा शब्दांश हो, मतलब शब्द का अंश हो, जो किसी शब्द के शुरुआत में लग करके उनका जो अर्थ होता है उसमें कोई विशेषता देता है, या उसका जो अर्थ होता है उसको बदल देता है, तो उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे नी वाला, नी होगा, नी उपसर्ग होगा निगम में। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रत्यय शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे प्रत्यय दिया गया, प्रत्यय में यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्रति, और यहाँ पे हो जाएगा प्रतिधन अय, या संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन अय होगा, तो इसी से प्रत्यय बना है। तो इसमें देखेंगे 2 शब्द हो जा रहे हैं, प्रति और अय हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत शब्द का विलोम यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो शांत का विलोम स्थिर नहीं होता है, शांत का विलोम स्थिर नहीं होता है, बल्कि शांत का जो विलोम होता है वह देखेंगे यहाँ पे उद्विग्न होता है, उत्तेजित होता है, अशांत होता है। लेकिन आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर करिए।
यहाँ पर देखेंगे दिया गया है विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अपना का विलोम क्या होता है, पराया होता है, यह तो सही है। आकाश का पताल होता है विलोम शब्द, यह भी सही है। आस्था का अनास्था हो जाएगा, यह भी सही है। अग्नि और जो आग है दोनों क्या हैं, दोनों आपके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे बात की जा रही है कि विलोम शब्द का युग्म कौन सा नहीं है, तो यही वाला नहीं है क्योंकि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो डी वाला राइट आंसर है, ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो डी राइट आंसर। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अंक का यहाँ पे जो अनेकार्थी यहाँ पे जो शब्द होता है अंक है, और इसका यहाँ पे जो अर्थ होता है उसमें गोद होता है, संख्या होता है। अंक का मतलब आप लोग जानते होंगे कि संख्या होता है, और अंक का मतलब यहाँ पे चिन्ह भी होता है, सिर्फ अंग नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंग का मतलब बल्कि होता है कि जो शरीर हो या शरीर का कोई भी यहाँ पे पार्ट हो, अवयव हो, तो उसको अंग बोला जाता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आगार शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आगार का पर्यायवाची क्या क्या होता है उसको देख लीजिए। घर होता है, भवन होता है, आवास होता है। घाम नहीं होता बल्कि धाम रहता तब भी हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। या आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे नहीं वाला पूछा गया तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो अनंत है शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा अंतहीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्रुतिश्रम, जो श्रुतिश्रम भिन्नार्थक शब्द युग्म जो चरम है और जो चर्म है इसका उचित अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चरम होता है। चरम का मतलब होता है कि अंतिम सीमा, उसके बाद कुछ नहीं, बिल्कुल अंतिम सीमा। और जो चर्म दिया गया उसका मतलब होता है चमड़ा। तो यहाँ पे अंतिम सीमा और चमड़ा देख लेंगे तो देखेंगे सी वाले में दिया है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो 100 वर्ष का समय को शताब्दी कहा जाता है, 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहा जाता है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अंकेक्षक शब्द इसका यहाँ पे हो जाएगा सही वाक्यांश होगा कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, उसी के लिए यह एक शब्द है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दो निकटवर्ती जो वर्ण होती है, वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संधि के बारे में आप लोग जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। प्रतिदिनम, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा दिनम, दिनम प्रति हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, इसमें कई बार समास पूछा जाता है, तो प्रतिदिनम में यहाँ पे जो समास है वह अव्ययी भाव समास है, तो इसको भी याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो अव्ययी भाव समास में पूछा जाता है वह यथाशक्ति पूछा जाता है, यथाशक्ति में भी अव्ययी भाव समास है, इसको भी याद रखना है। निम्नलिखित वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है, विद्वानों का दल आ रहा है, तो किस भाग में त्रुटि है यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। यहाँ पे दिया गया विद्वानों का दल आ रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख रहा है कि यहाँ पे जो विद्वानों लिखा गया यही गलत लिखा गया है। क्या होता है, विद्वानों होता है, विद्वानों होता है कि विद्वानों का दल आ रहा है, यहाँ पे बी लिख दिया है, तो गलती इसी में है। और यह आपको लेकर जा करके बिल्कुल लास्ट में दिया है, यहाँ पे डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि अस्थायी भावों को अनुभूत के योग्य कौन बनाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। यहाँ पे दिया गया अस्थायी भावों को अनुभूत के योग्य कौन बनाता है, तो यह विभाव होता है। विभाव दिया गया डी वाले में, डी वाला राइट आंसर है।
अगला इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग जानते हैं कि जो चौपाई छंद होता है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में होती है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सुने ही होंगे यहाँ पे जो चौपाई होता है उसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वही चौपाई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान से आप लोग खुद डिफिनीशन पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा गया, एक या अनेक वर्णों की पास पास या क्रमानुसार आवृत्ति हो रही है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण जानते ही हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर छाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर। उसमें त वर्ड की जो आवृत्ति है बार बार आ रही थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है और सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर करेंगे। इसमें देखेंगे दिया गया है किस समूह शब्द में ठीक प्रकार से रखे गए हैं? किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? देखिए दिया गया भाववाचक संज्ञाएं। निराशा क्या है? भाववाचक संज्ञा। हताशा भाववाचक संज्ञा। भलाई भाववाचक संज्ञा। विजय हो गया, भाग्य हो गया, सब के सब भाववाचक संज्ञा है। पहला वाला तो यहाँ पे समूह सही है। दूसरा दिया गया विशेषण। विशेषण में शक्तिशाली दिया गया है, शक्तिशाली विशेषण है, पराधीन है, सभ्य है, स्वेच्छाचारी, पुराना है, ये सब के सब विशेषता ही बताते हैं, तो विशेषण शब्द हैं, यह भी सही है। सर्वनाम में दिया गया मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये सब के सब सर्वनाम हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाला भी राइट आंसर होगा। अकर्मक क्रियाओं में लजाना, मरना, सोना, पढ़ना दिया गया है, तो सब के सब यहाँ पे अकर्मक क्रियाएं नहीं है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला गलत होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ना है क्या है, पढ़ने का काम, पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे देखेंगे आपको पढ़ना दिया गया, यह क्या है, सकर्मक है, और यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, अकर्मक की, और यह है सकर्मक। इतनी मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हैं तो कर्म ही कर रहे हैं ना, तो सकर्मक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होगा, और सरकारी कॉलेज लगभग 250 प्लस नंबर पर मिलते हैं। और यूपी बीएड की काफ़ी अच्छी बात है कि यूपी बीएड में जो जीके का 50 प्रश्न पूछा जाता है, उस 50 प्रश्न में आप लोग खुद एग्जाम देने जाएंगे तो सब में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आएगा, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदलेगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। आर्ट, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो, सब्जेक्ट में भी 50 प्रश्न आएंगे, 20 से 25 आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल ही जाएंगे। तो यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ आपको मिलेगा, और सभी सब्जेक्ट आपके रहेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से परचेज करना है, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा, और सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। और आज की क्लास में आपको 32 प्रश्न कराए गए हैं, उस 32 में कितना प्रश्न सही हुआ है या कमेंट कर दीजिए। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।